और हमेशा आयुडी और उत्तर बस्ती स्त्री में कौन सी काल में लगाते हैं? आर्तव काल में सर। ए आर्तवकाल, बी ऋतुकाल, सी नन ऋतुकाल। ऋतुकाल में लगाना है। ऋतुकाल। ऋतुकाल में योनि का मुख जो है वो मैक्सिमम संवर्णित होता है, डायलेटेड होता है। कल बात की थी मैंने। जी सर, ऋतुकाल। ऋतुकाल के अंदर योनि का मुख सबसे ज्यादा विस्फारित होता है, इसलिए इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, चाहे कॉपर्टी चाहे उत्तर बस्ती, कौन से काल में लगोगे? बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऋतुकाल, याद रखना है इसको। और ऋतुकाल होता कौन सा है? शुरू के 3 दिन को हटाकर चौथे दिन से लेकर प्लस 12 दिन जोड़ दो, ये ऋतुकाल होता है। क्या लिखा है? ऋतुकाल या फर्टाइल पीरियड, इसी के अंदर शुक्र आर्तों का निषेचन भी होता है। रजो दर्शन से गर्भाधारण योग्य समय, रजो दर्शन से मतलब रजो दर्शन हट गया, कुल मिला के 3 दिन के बाद। क्या लिखा है? आर्तव स्त्राव दिवसात, आर्तव का स्त्राव निकल गया, फिर उसके बाद में जो काल होता है उसको ऋतुकाल बोलते हैं। गोला मारिए इसको। और आगे लिखा है 16 दिन गोला मारो भाव प्रकाश, भाव प्रकाश 16 दिन, सुश्रुत 12 दिन। पहला आंसर 12 दिन करना है, गोला मारो। वाग्वट भी 12 दिन बोलता है, तो 12 दिन या 16 दिन होता है। पहला उत्तर 12 करना है, अगर 12 ऑप्शन में नहीं है तो 16 कर सकते हैं भाव प्रकाश। याद रखना है इसको, 12 डेज। और वाग्वट भी 12 डेज। अरुण दत्त प्रथम दिन आर्तो दर्शन से नहीं, छोड़ दो, कोई नहीं पूछेगा। रज स्त्राव काल 3 से 5 दिन होता है, ये आपको बताइए। हाँ ये देखो, ये देखो थोड़ा सा, रज स्त्राव काल शुरू के 3 दिन होता है या 5 दिन भी हो सकता है। उसके अंदर वात प्रधान होती है, याद रखना है। क्वेश्चन आता है ये, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, और ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को कौन निकाल रही है? अपान वात निकाल रही है। इसका मतलब उस काल के अंदर अपान वात सक्रिय है। तो क्वेश्चन आता है रज काल में कौन सा दोष सक्रिय होता है? याद रखो, ब्लीडिंग हो रही है, निकल रहा है, गति हो रही है, तो वात की गति हो रही है। वात। और ऋतु काल के अंदर क्या होता है? शुक्र शोणित का संयोग होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन के अंदर 2 चीज मिलती है, और मिलने को, जुड़ने को, संयोग होने को कौन सा दोष उत्तरदायी है वात पित्त कफ में? कफ। कफ जोड़ता है, संयोग, संधान। इसलिए ऋतुकाल के अंदर कफ प्रधान है। गोला मारिए, 12 दिन का होता है। ऋतुकाल के अंदर 2 भाग होते हैं, देखो, एक होता है अप्रशस्त ऋतुकाल, एक होता है प्रशस्त ऋतुकाल। बहुत रेयरली पूछा जाता है। स्त्री में रज स्त्राव होते रहने की अवधि ये अप्रशस्त होता है, और जो प्रशस्त होता है वो रजकाल बीत जाता है, तब जो ऋतुकाल है वो बेस्ट होता है। उसकी गिनती करते हैं हम 12 दिन या 16 दिन। तो कोई नहीं पूछेगा, ऋतुकाल बराबर 12 दिन, कहानी खत्म। भाव प्रकाश बोले 16 दिन कर देंगे। अब आइए नीचे बात करें टेबल के ऊपर। अगर ऋतु काल के अंदर जो शुरू के 4-5 दिन होते हैं जिसमें ब्लीडिंग होती है, उस दौरान अगर सहवास होता है तो विकृतियां होती है, विकृतियां। क्योंकि नॉर्मल जो है वो ब्लीडिंग डेज कितना बताया है? रजकाल 3 दिन, और चौथे दिन से सामान्य जो होता है वो आप जो है वो सहवास के अंदर, रति के अंदर जो है वो उतर सकते हैं। तो 1, 2, 3 के अंदर अगर सहवास हो गया, जो कि ब्लीडिंग का काल है, रज काल है, उसके अंदर क्या क्या दोष होते हैं, ये क्वेश्चन आता है। देखो, पहले दिन सहवास होने पर अंतर मर्त गर्भ हो जाएगा या आयु का नाश हो जाएगा। तो पहले के अंदर क्या लिखा है? अ से अनार, अ से आम पढ़ते हो तो अ से अनार वाला अंतर्गर्भ या अंतर्गर्भ का मरण हो जाएगा, आयुडी, इंट्रा यूट्राइन डेथ हो जाएगी। दूसरे दिन अगर सहवास होता है ब्लीडिंग काल के अंदर, तो सूतिका गार में ही जो है वो भ्रूण मर जाता है। गोला मारी, सूतिका गार, जैसे डिलीवरी हुई तुरंत मर जाता है। तो सूतिका के स में 2 किसको दिख रहा है? पहले बताइए फटाफट। सूतिका के स में 2 दिख गया सबको? दिख गए तो सर। 2 दिख रहा है, इसका मतलब दूसरे दिन सूतिका गार के अंदर जो है वो शिशु मर जाता है या डेथ हो जाती है। ठीक है। तीसरा दिन अगर सहवास होता है तो तीसरे दिन के अंदर अपूर्ण अंग या अल्पायु, अ के अंदर 3 दिख रहा है, देख लो, अ के दिख गए अंदर 3 सर, दिख रहा है। दिख गए। तो अ के 3 दिख रहा है अपूर्ण अंग, और अल्पायु में भी 3 दिख रहा है। तो तीसरे दिन अल्पायु या अपूर्ण अंग वाला शिशु जन्म लेता है, और चौथे दिन जो होता है वो संपूर्ण अंग वाला दीर्घायु होता है। मतलब कुल मिला के सहवास 3 दिन बाद में करना चाहिए। नॉर्मल है, याद रखना है। पहले दिन अंतर मर्त गर्भ, दूसरे दिन सूतिका में मृत्यु, तीसरे दिन अल्पायु और अंग की जो है वो अपूर्ण और अल्पायु, और चौथे दिन नॉर्मल होता है। नेक्स्ट आइए, ऋतुकाल के नियम।
चौथे दिन से जो है वो सहवास के लिए जो है वो प्रक्रिया करनी चाहिए। नॉर्मल चीज है, या पति दर्शन या भारतार दर्शन के लिए बोला गया है, नॉर्मल चीज है। ऋतुमती के लक्षण पर आइए। गर्भाधान योग्य स्त्री को ऋतुमती बोलते हैं। अब गर्भाधान के जो है वो योग्य हो गई ये स्त्री चौथे दिन से लेके +12 जोड़ोगे तो लगभग 16 दिन तक। अब उसके लक्षण क्या थे देखिए। गते पुरानी रज से, जब पुराना रज जो है पिछले महीने का वो 3 दिन के अंदर ब्लीडिंग होके निकल चुका है। नवेच अवस्थितम, नई साइकिल शुरू हो गई है चौथे दिन, उसमें स्त्री जो होती है वो जो कहलाती है क्या, ऋतुमती। ये क्वेश्चन कई जगह है गुड़ा मारिए। गते पुराणी रज से नवेच अवस्थितम, शुद्ध स्नानता, शुद्ध स्नान करे हुए स्त्री जो है वो अपत्य पथ के अंदर जो है वो क्या कहलाती है, शुद्ध हुई हुई स्त्री गर्भ धारण के लिए जो कहलाती है उसको बोलते हैं ऋतुमती। याद रखना ये लाइन ऐसे कैसे उठ के आएगी और क्वेश्चन पूछेंगे ऋतुमती है, आसन प्रसवा है, परजाता है, गर्भिणी है, क्या है वो याद रखना, ठीक है। तो जिसके अंदर अच्छे अच्छे लक्षण लिखा है, शुद्ध स्नानता, पुराना रज खत्म हो गया है, शुद्ध स्नान हो गया है, नया रज स्थित हो गया है, ये सब अच्छे अच्छे लक्षण आ रहे हैं, ऋतुमती के लक्षण है। नेक्स्ट आइए बात करें सुश्रुत ऋतुमती में क्या बोलता है। इसमें भी सब अच्छे अच्छे लक्षण आएंगे। देखो, पीन प्रसन्न वदना, जिसका वदन आदि मुख आदि प्रसन्न है और फूले हुए हैं। प्रक्लिन आत्मज मुख आदि द्विजाम, और मुख आत्मा आदि सब क्लेद युक्त शुद्ध हो रखे हैं। नर कामा प्रिय कथा, और जो प्रिय कथा सुन रहे हैं, और नर कामा, क्योंकि विपरीत जो है वो नर के समय, उस समय हार्मोनल जो होता है वो बैलेंस के थ्रू जो होता है वो नर के समान काम जो है वो इकट्ठा हो जाता है। ये नेचुरल हार्मोनल प्रोसेस है। स्त्रंसनम कुक्षिर अक्षी मूर्धजाम, और मुख अक्षी कुक्षी सब हो जाती है शिथिल, थोड़ा याद रखना है। स्पूर्ण भुज कुछ श्रोणी आदि जगन आदि सब स्पूर्ण हो जाता है, सबके अंदर पाल्पिटेशन ये स्पूर्ण होता है। और हर्षो औत्सुक्य पराम, और हर्ष और औत्सुक्य खुशी हर्ष प्रसन्नता स्त्री को होती है, यही ऋतुमती के लक्षण है। कई जगह क्वेश्चन आया, ये चारों लाइन पर डबल स्टार मार्क हो, ये लाइन पक्की आएगी, इसको अच्छी तरह मार्क करना है। चरक और सुसुर दोनों ऋतुमती। दोनों ऋतुमती के लक्षण कई बार आए हैं, लेकिन ज्यादा सुश्रुत का आया, क्योंकि सुश्रुत जो है वो सारी स्थान में श्रेष्ठ है। सीधी लाइन लिखी आएगी, पीन प्रसन्न वदनाम प्रक्लिन आत्म मुख द्विजाम डैश 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 डैश, किसकी लाइन है जिसमें सब प्रसन्न प्रसन्न मस्त प्रसन्न दिखे, ऋतुमती की लाइन है, याद रखना है। नेक्स्ट आइए, ऋतुमती के अंदर जो है वो निषेध उपक्रम क्या, थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। सबके अंदर रजस्वला में हमने बात की थी, दलहन नश्य को मना करता है, सुश्रुत क्षार को मना करता है, ऊपर बात की थी हमने। वाग्वट स्वेदन, काश्यप वमन और नश्य, ये रजस्वला में नहीं कराने हैं। ऋतुमती में सुश्रुत बोलता है क्षार कर्म नहीं कराना है, और काश्यप नस्य 100 स्टार मार्क कर लो उसको, इसको 100 स्टार मार्क कर लीजिए। सीधा आएगा क्वेश्चन, ऋतुमती में नश्य को कौन सा आचार्य मना करता है, क्या उत्तर करोगे, काश्यप, याद रखना है। और क्षार जो है वो सुश्रुत, क्योंकि सुश्रुत क्षार आदि का प्रयोग करता है, सर्जरी का दाता है, तो क्षार अग्निकर्म सब सुश्रुत करता है, तो सुश्रुत ने मना किया है ऋतुमती के अंदर क्षार को। नेक्स्ट है गर्भाव क्रांति के ऊपर बात कर रहे हैं। गर्भ प्लस क्रांति, अक्रांति बोले तो गर्भाशय या गर्भ का गर्भाशय में उतरना। माइक माइक बंद करिए भाई, किसका है, उसको बोलते हैं गर्भाव क्रांति। शुक्र शोणित जब मिलते हैं निषेचन क्रिया के दौरान, और उसके अंदर जब जीवित आत्मा या आत्मा का संयोग होता है तो उसको गर्भ बोलते हैं। शुक्र शोणित जीव संयोगे कुक्षी गते गर्भ इति संज्ञा, उसको गर्भ बोलते हैं, नॉर्मल चीज है। शुक्र शोणित गर्भे से स्तम आत्म प्रकृति विकारम सम्मूर्छितम गर्भम इत्युच्यते, और ये सुश्रुत बोलता है कि जब बात देखिए शुक्र शोणित के अंदर आत्मा प्रकृति विकार ये सब जुड़ते हैं, जो कि प्रकृति के तत्व होते हैं, तो आत्मा सब जुड़ने के कारण गर्भ बनता है। गर्भ के अंदर पंच महाभूत देखें तो वायु जो है वो विभाजन करती है, डिवाइड करती है, डिवाइड गर्भ को, हाथ पैर नाक कान अस्थि गला विभाजन करती है। तेज जो है वो पचती, जो बॉडी में तेज या पित्त होता है वो पाचन करता है। आप क्लेदती, जल जो होता है वो क्लेदन करता है, गीला रखता है बॉडी को। पृथ्वी संहति, पृथ्वी क्या करती है, संहति सहनन करती है, जोड़ती है। और आकाश विवर्धति, फैलाता है बॉडी को आकाश, ये थोड़ा सा याद रखना है। आकाश खुद फैल रहा है इसलिए बॉडी को फैलाएगा। वायु टुकड़े करती है, विभाजन करती है। तेज या पित्त जो होता है वो पाचन करता है।
जल जो होता है वो क्लेदन करता है, मॉइस्चराइजर क्लेद करता है, और पृथ्वी जो होती है वो सहनन करती है, जोड़ती है। ये गर्भ के अंदर इसके क्रम है पंच महाभूत के। थोड़ा सा इसको भी याद रखना, कई बार मिलान करो के अंदर आता है, मिलान करो। आचार्य हारित ने मन, बुद्धि, निद्रा, आलस्य और मद की उत्पत्ति आकाश से मानी है। जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, गोला मारो उसको, ये थोड़ा हटके ही बोल देता है। मन, बुद्धि, निद्रा, आलस्य, मद, ये सब क्या होता है, लगभग लगभग सब मानसिक तत्व है। मानसिक तत्व का मतलब है कहीं ना कहीं खुले तत्व या ओपन तत्व, और खुले और ओपन तत्व हमेशा आकाशीय तत्व होते हैं। तो बुद्धि, मन, ये सब क्या भागते हुए तत्व है या दिखते नहीं है, और आकाश भी दिखता नहीं है। तो ये लगभग अमूर्त द्रव्यों को बोल देता है, अमूर्त से ही उत्पन्न होते हैं। जो दिखते नहीं है वो लगभग आकाश की ही जो है वो उत्पत्ति मानी गई है। थोड़ा सा याद रखना है हारित ने। चरक के अनुसार गर्भ के अंदर 5 महाभूत के अंदर जो छठवीं धातु पड़ती है वो धातु क्या होती है, आत्मा होती है या चेतना होती है। तो छठवीं धातु जो होती है वो चेतना होती है। तो 5 तो महाभूत होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। जब इसके अंदर आत्मा छठवीं धातु जुड़ जाती है या चेतना जो होती है, तो गर्भ जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट आइए, गर्भ की सामग्री 4 चीजें, हमने फिजियोलॉजी में भी पढ़ा था। ऋतु जरूरी है, मतलब ऋतुकाल होना चाहिए स्त्री का। क्षेत्र जरूरी है, गर्भाशय शुद्ध होना चाहिए। अंबु बोले तो आहार का रस अच्छा होना चाहिए, पोषित स्त्री। और बीज बोले तो शुक्र शोणित होने चाहिए। ये 4 गर्भ उत्पादक सामग्री है, ये गर्भ संभव सामग्री है। इन 4 में से एक की भी कमी होगी तो गर्भ संभव नहीं होगा। गर्भ संभव सामग्री 4 होती है, याद रखना अच्छी तरह से, ठीक है। गर्भ संभव इन 4 चीजों से होता है। नेक्स्ट आइए, शुद्ध गर्भाशय, शुद्ध मार्ग, शुद्ध रक्त और शुद्ध शुक्र, ये वाग्वट बोल देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गर्भाधान के अनुसार आयु थोड़ी सी याद रखो, देखो हृदय ने बोला है 20 वर्ष पुरुष, 16 वर्ष स्त्री। संग्रह भी बोलता है, थोड़ा सा याद रखो, 25 बोल देता है पुरुष। हृदय बोलता है 20, संग्रह बोलता है 25, सुश्रुत भी बोलता है 25। चरक जो है वो 16 से 70, और काश्यप भी 16 से 70 बोलता है, सहवास की आयु या वाजीकरण की आयु। तो 16 से 70 तो नॉर्मल याद रह जाएगा। हृदय 20, संग्रह 25, 16 16 तो स्त्री फिक्स है, 16 16 16 16 स्त्री फिक्स है। पुरुष के अंदर थोड़ा चेंज हो रहा है, 20 बोल देता है हृदय और 25 बोलता है संग्रह। थोड़ा सा याद रहे तो ठीक है, आधा सवाल बहुत कम है। हमेशा पुत्र, अभी हमेशा याद रखना, जो हम आगे पढ़ेंगे, पुत्र के लिए हमेशा सम संख्या आएगी, सम संख्या, इवन ऑर्डर्स, 2 4 6 8 10 12 14। स्त्री के लिए विषम संख्या आएगी, 3 5 7 9 11 13। हमेशा के लिए याद रखना जब तक गाय नहीं पढ़ रहे हो। स्त्री के लिए विषम संख्या, पुरुष के लिए सम संख्या। तो पुत्र उत्पत्ति अगर है तो मैथुन जो है वो सम दिन के अंदर करना है। मतलब ऋतु काल अगर मान लो तीसरे दिन से शुरू हो रहा है, तो चौथे दिन, छठवें दिन, आठवें दिन, 10वें दिन या 12वें दिन पे अगर सहवास करते हो तो जनरली पुत्र की उत्पत्ति होती है। और अगर विषम दिन पे सहवास करते हैं तो स्त्री की उत्पत्ति होती है। ये बताया गया है, सम और विषम जो है वो रात्रियों का सहवास के द्वारा उत्पन्न जो सुत होगा या जो पुत्र या पुत्री होगी। ये थोड़ा सा याद रखना है, सम और विषम, ये आगे भी काम आएगा। मैथुन को निषिद्ध बोला है। प्रथम 3 दिन पता ही है, दूसरे दिन क्या हो रहा था, फटाफट दूसरे दिन कर रहे थे तो क्या हो रहा था मैथुन, कैसे याद रखा था, 2 में क्या दिख रहा है, ग्रह, सूती का ग्रह में मृत्यु हो जाएगी। तीसरे दिन सेवस करेंगे तो क्या होगा, 3 से क्या दिखाया था, 3 में अल्प आयु, अल्प आयु और अंगहीन। और फर्स्ट के अंदर क्या दिखाया था, गर्भमृत। हाँ, अंतर्गर्भ मृत, अंतर्गर्भ मृत, ठीक है। तो देख लो, वो देख लो, तो उसके अंदर क्या लिखा, प्रथम के 3 दिन, देखो लिखा है प्रथम के 3 दिन हो गया। और इसके अलावा 13वीं जो रात्रि होती है उसके अंदर भी सहवास को मना किया है, गोला मारो, 13वीं रात्रि। और अष्टांग हृदय ने 11वीं और 13वीं दोनों को मना किया है। तो शुरू के 3 दिन तो सहवास करना ही नहीं है, चौथे दिन से स्टार्ट करना है। चौथे दिन से लेके जो है वो 12वें दिन तक कर सकते हैं, 13वें दिन और 11वें दिन को छोड़कर, बस इतना याद रखना। 13 और 11 संग्रह, संग्रह हमेशा संग्रह करता है तो ज्यादा बोलता है, तो 11 और 13 बोल दिया है। हृदय जो बोलता है वो 13 बोलता है, मतलब 13वीं और 11वीं को सहवास नहीं करना, ये ध्यान रखना। और शुरू के 3 दिन तो करना ही नहीं, ये थोड़ा सा एक निषिद्ध काल बताया मैथुन का। नेक्स्ट है मैथुन योग्य, मैथुन त्याज्यत, वो कोई नॉर्मल है, कोई पूछेगा नहीं। गर्भाधान के अंदर आप आ जाइए, पूर्व कर्म पर आइए।
तुम मुझे बताओगे आर्तव जो होता है वो आग्नेय होता है कि सौम्य होता है? आग्नेय होता है सर। आग्नेय होता है। नहीं, शुक्र आग्नेय होता है कि सौम्य होता है? शुक्र सौम्य। सौम्य होता है। तो शुक्र को बढ़ाने के लिए ठंडी चीज खिलाओ, आर्तव को बढ़ाने के लिए गर्म चीज खिलाओ। देख लो तो आर्तव की वर्दी में क्या खिला रहा है, देख लो, तेल, मांस, गरम गरम चीज खिला रहा है। ये जस्ट मैथुन से पूर्व खिला रहा है। क्यों? क्योंकि मैथुन से पूर्व अगर हम गर्म चीज खिलाएंगे स्त्री को तो उसका आर्तव अच्छा क्वांटिटी में बनेगा पुत्र या पुत्री उत्पन्न के लिए। और अगर हम पुरुष को खिलाएंगे दूध या घी, उससे शुक्र अच्छा बनेगा पुत्र या पुत्री उत्पत्ति के लिए। ये मैथुन से पूर्व भोजन है। तो देख लो, स्त्री के अंदर गरम 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 गरम, पुरुष के अंदर ठंडा 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 ठंडा। ठीक है, ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए याद रखना है। नेक्स्ट आइए, अब गर्भाधान की विधियां बताइए, कुछ विधियां। काश्यप ने जो है वो लक्ष्मणा से औषधि सिद्ध का स्त्री के लिए बोला। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा। लक्ष्मणा के लिए सिद्ध सिद्ध थोड़ा सा याद रखो, स्त्री के लिए बोला है काश्यप। ठीक है, गर्भाधान की विधि पर देखो। अब देखो, गर्भाधान की विधि के अंदर किस स्थिति में गर्भाधान हो तो किसकी उत्पत्ति होती है, इसको थोड़ा सा याद रखना। ये कई बार पूछ लेते हैं, वैसे तो बहुत रेयर आता है, फिर भी पूछ लेते हैं। स्त्री अगर उतान शयन के अंदर सहवास होता है तो सर्व उपयुक्त दोष रहित विधि होती है। गोड़ा मारिए। उतान सबसे श्रेष्ठ जो है वो विधि होती है सहवास की, याद रखना है। और उत्तान के अंदर ही कौन सी बस्ती लगा रहे थे? उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती। याद आ रहा है? उत्तर बस्ती। तो उत्तर बस्ती जैसे लगा रहे थे, उसी जो स्थिति के अंदर सहवास होता है तो श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति होती है, निर्दोष। अगर स्त्री नियुब्ज अवस्था में सहवास करती है तो वात प्रकोपित होती है। गोड़ा मारिए। और नियुब्ज स्थिति के अंदर गर्भिणी में बस्ती देते हैं, ये भी लिख लो साइड के अंदर। गर्भिणी में अगर बस्ती देनी है तो नियुब्ज स्थिति में देनी है। नियुब्ज, याद रखो, ये एक प्रकार की स्थिति है जिसको उकड़ू, जिसको बोलते हैं उकड़ू, नियुब्ज। तो कुल मिला के नियुब्ज स्थिति के अंदर गर्भिणी में बस्ती देनी है। और अगर नॉर्मल बस्ती देनी है तो कौन सी स्थिति में दोगे? वाम पार्श्व। और अगर उत्तान स्थिति में देनी है तो कौन सी बस्ती दोगे? उत्तर बस्ती। ऊ से उत्तर, ऊ से उत्तान। नॉर्मल बस्तियां देनी है वो वाम पार्श्व। गर्भिणी में बस्ती देनी है तो क्या उत्तर करोगे? नियुब्ज। बस ये तीन गांठ बांध लेना। नेक्स्ट आइए, अगर नियुब्ज अवस्था के अंदर मैथुन होता है तो वात बढ़ जाएगी, क्योंकि ये विषम स्थिति है स्त्री की, इसमें वात बढ़ जाएगी विषमता के कारण। याद रखना इसको। और अगर दक्षिण पार्श्व के अंदर विधि से सहवास करते हैं तो कफ बढ़ जाएगा योनि के अंदर या गर्भाशय में। कैसे याद रखोगे? तुम मुझे बताओगे, तुम जितने लोग अभी इस क्लास को सुन रहे हो, मेजोरिटी राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है? मेजोरिटी, अधिकतम सब राइटी है। राइटी राइट। एक दो जने हो जाएंगे लेफ्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो मेजोरिटी राइटी होते हैं। इसका मतलब राइट में क्या है? बल है। राइट में क्या है? बल है। और तुम मुझे बताओगे कौन से तीन वात पित्त कफ के अंदर बल के लिए जिम्मेदार है? वात पित्त कफ में बल कौन देता है? कफ देता है। इसलिए दक्षिण से कफ करना है। आगे बात समझ में? गोला मारो। दक्षिण स्थिति में सहवास करने से कफ बढ़ता है, बस इतना याद रखना है। तो जब दक्षिण में कफ है तो वाम में क्या हो जाएगा? पित्त। गोला मारो। क्योंकि नियुब्ज के अंदर क्या हो गया था? वात। हो गया याद? वात पित्त कफ। नियुब्ज में वात, राइट के हैंड के अंदर हमारा बल होता है तो कफ, क्योंकि कफ भी बल होता है। और जब कफ राइट है तो लेफ्ट अपने आप क्या हो जाएगा? पित्त। पित्त बोलो चाहे रक्त बोलो, ठीक है, एक ही बात है, पित्त या रक्त। तो क्वेश्चन आएगा, स्त्री के द्वारा वाम स्थिति में सहवास करने पर कौन सा दोष प्रकोपित होता है? वाम, रक्त या पित्त? रक्त या पित्त दोनों भाई भाई। और स्त्री के द्वारा दक्षिण स्थिति में सहवास से कौन सा दोष प्रकोपित होता है? कफ। और स्त्री द्वारा नियुब्ज? वात। और गर्भिणी को कौन सी स्थिति में बस्ती देते हैं? नियुब्ज अवस्था। गर्भिणी के लिए स्पेशल बस्ती है नियुब्ज अवस्था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट आइए, पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्रेष्टि यज्ञ का यह मतलब नहीं है पुत्र के निर्माण में, नहीं। पुत्रेष्टि का मतलब है सुख स्वस्थ संतान उत्पन्न के माध्यम से। पुत्रेष्टि एक यज्ञ होता है, इसके अंदर स्वस्थ संतान के लिए यह यज्ञ किया जाता है, नॉट ओनली फॉर पुत्र। याद रखना इसको। इसको गलत असेसमेंट करके कई बार इसके ऊपर संभाषाएं भी छिड़ गई है बड़े लेवल पर। पुत्रेष्टि का मतलब है स्वस्थ संतान के लिए यज्ञ करना।
तो चरक ने पुत्र इष्टि यज्ञ, काश्यप ने ऋत्विक पुत्र इष्टि यज्ञ का विधान बताया गया है, नाम अलग बोल दिया है। रजस्त्राव के 8वें दिन से लगातार 8 दिन तक, 8वें दिन से 8, कोई नहीं पूछेगा। यज्ञ के अंदर लकड़ियां काम में लेते हैं, कोई नहीं पूछेगा। घृतपान पहले करते हैं पुरुष, उसके बाद में स्त्री घृत का पान करती है, ठीक है। मैथुन के बाद, मैथुन के लिए घृतपान के बाद में स्त्री 8 रात्रि या सहवास के लिए बोला गया, कोई नहीं पूछेगा। करते क्या है, कन्या रक्तेन कन्यामधिकम पुत्रम पुत्रेण शुक्रम, छोड़ दो। यमल के अंदर शुक्र शोणित के संयोग से जब वायु 2 भाग में बढ़ता है, हाँ अब छोड़ो। कुल मिला के पुत्रेष्ट यज्ञ होता है स्वस्थ संतान के लिए, इतना याद रखना है। आगे इसका स्टेप्स भी आएगा, तब बात करेंगे। अब देखो नीचे आओ, देखो रक्त से आपको पता है कन्या की उत्पत्ति होती है, क्योंकि आर्तव होता है कन्या के अंदर। शुक्र के अंदर पुत्र की उत्पत्ति होती है, जिसका शुक्र ज्यादा है। देखो अगर मान लो शुक्र और शोणित का मान लो निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, मान लो उसके अंदर शुक्र का जो है वो रेशियो ज्यादा है, तो बताओ कौन जन्म लेगा, पुत्र या पुत्री? शुक्र ज्यादा है तो पुत्र सर। पुत्र लेगा। और अगर शुक्र शोणित मिलते हैं, उसके अंदर आर्तव का फैक्टर ज्यादा है, तो कौन जन्म लेगा? स्त्री। कन्या कन्या पुत्री। हो गया मामला। अब अगर दोनों बराबर है, क्या देखो, देखो क्या लिखा है, नपुंसक अगर नपुंसक सर। दोनों आर्तव और शुक्र जो है वो समान भाग में टूट गए, तो यमल गर्भ होता है। यमल गर्भ पे गोड़ा मारो। और दोनों भाग में अगर शुक्र ज्यादा है, अगर मान लो देखो शुक्र और शोणित फ्यूज होके एक बन गया, तो एक पुत्र हो जाएगा या पुत्री हो जाएगी। दोनों अगर फ्यूज होके 2 अंडे बन गए, तो 2 पुत्र, जिसको हम बोलते हैं ट्विंस, ट्विंस जिसको बोलते हैं, जिसमें 2 अंडे बन जाएंगे शुक्र शोणित के मिलने के बाद, तो जो ट्विंस होंगे, अब उन दोनों ट्विंस के अंदर अगर दोनों में शुक्र ज्यादा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? पुत्र। और अगर दोनों में आर्तव ज्यादा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? स्त्री। समझना की बात? वही चीज लिखिए, दोनों भाग में आर्तव ज्यादा है तो दोनों कन्या हो जाएगी, दोनों में अगर शुक्र ज्यादा है तो दोनों पुत्र हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया मामला। और एक भाग में शुक्र ज्यादा है, एक भाग में आर्तव ज्यादा है, तो एक पुत्र हो जाएगा और एक पुत्री हो जाएगी। ट्विंस की बात हो रही है, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस है। नेक्स्ट, वाग्वट ने संतान उत्पत्ति के अंदर बोला शुक्रस्य बहु, शुक्र अगर ज्यादा है तो पुत्र हो जाएगा, रक्त ज्यादा है तो कन्या हो जाएगी, और अगर दोनों समान है तो नपुंसक या क्लीब का जन्म होता है। इसको भी थोड़ा सा, ये नॉर्मल चीज है, अगर दोनों बराबर 50-50% दोनों आ गए एक ही अंडे के अंदर, तो क्लीब का जन्म होता है, नॉर्मल चीज है। नेक्स्ट है ये सद्योग्रहित गर्भा के लक्षण। अब हम बात कर रहे हैं ऋतुमती के लक्षण, तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं जिसने सद्यो गर्भ को ग्रहण किया ही है, मतलब फर्टिलाइजेशन या निषेचन हुआ ही है। अब देखो क्या लक्षण है। निष्टिविका गौरवे अंग सादे तंद्रा प्रहर्षो हृदय विथाचय तृप्तिश्च बीज ग्रहणम योनिश्च गर्भाशयन सद्यो गतस्य एव लिंगम। ये तो बोलता है चरक। सुश्रुत क्या बोलता है? श्रमोग्लानी पिपासा शक्ति सदरम शुक्र शोणित्योर बंदे स्फूर्णम च योनियम। पूरी लाइन पे गोड़ा मारो। एक हम लाइन पढ़ रहे थे, पीन प्रसन्न वदना, वो किसकी लाइन थी? ऋतुमती। वो ऋतुमती की लाइन थी। समझ में आ गई बात? अब पढ़ रहे हैं वो स्त्री जिसने अभी गर्भ को धारण किया ही है, और गर्भ को जो धारण किया ही है उसके अंदर गुरुता आ जाती है, हेवीनेस आ जाती है बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि अब उस अंडे को या उस ओवम को जो फर्टिलाइज हो गया है, निषेचित हो गया है, उसको गर्भाशय के अंदर जाके चिपकना है। और गर्भाशय में चिपकने का काम कौन सा दोष करता है वात पित्त कफ में? चिपकना। कब करता है सर? कफ करता है। और कफ हल्का होता है भारी होता है? भारी होता है सर। भारी होता है सर। इसलिए सब गुरु ही गुरु, गुरु ही गुरु भरा पड़ा है, देख लो। क्योंकि वहां पर कफ की अधिकता चाहिए उसको चिपकने के लिए। ये देखो कितना खतरनाक नेचर का नियम है। निष्टिवी का कफ ही कफ निकलना शुरू होगा मुंह के अंदर से। गौरवम, पूरे शरीर भारी हो जाएगा, रेस्ट मांगेगा शरीर। क्यों? क्योंकि एक्टिव रहेगा शरीर, भागेगा दौड़ेगा तो चिपकेगा नहीं अंडा। गौरव, पूरा शरीर गुरु हो जाएगा। अंग साध, पूरे बॉडी के अंदर थकान हो जाएगी, अंग साध। और हृदय व्यथा, हृदय के अंदर व्यथा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी जो है वो दोष जो है वो भाग रहे थे, और अब जो है वो हृदय को आराम मिला है, तो इसलिए हृदय जो है वो व्यथित होता नजर आएगा। और तृप्तिश्च बीज ग्रहणम, और बीज ग्रहण के बाद तृप्ति नजर आएगी स्त्री के अंदर। और तृप्ति जो है वो कफ का नानात्मज होता है। तृप्ति का मतलब है कफ का नानात्मज। कफ का रोग है ये, कफ का लक्षण है ये तृप्ति।
तो याद रखना ये सब कफ ही कफ के लक्षण आएंगे बीज ग्रहण के अंदर। सुश्रुत के अंदर भी देख लो, थकावट, भारीपन, शक्ति साध, ग्लानी, सब कफ के लक्षण आ रहे हैं। ये लाइन जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना है। शर्मो, ग्लानी, पिपासा, शक्ति, सदनम, डैश 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 किसका लक्षण है? सद्यो ग्रहित गर्भा। सद्यो ग्रहित गर्भा, तुरंत जिसने गर्भिणी के अंदर पैर रखा है या फर्स्ट चरण के अंदर जो है वो गई है, याद रखना अच्छी तरह से। वाग्वट भी लगभग वही बोलता है, देखो योनि द्वार के अंदर बीज का ग्रहण हो जाने पर तृप्ति होती है, गुरुता आएगी, स्फुरण आएगा, और हृदय का स्पंदन, तंद्रा, ग्लानी, लोमहर्ष, सब लक्षण बताए हैं ग्रहित गर्भा के। नॉर्मल चीज है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं व्यक्त गर्भा। व्यक्त गर्भा का मतलब है अब गर्भिणी अपने गर्भ के साथ व्यक्त हो रही है। ये अगली स्टेज है गर्भिणी। अभी सबसे पहले तो ऋतुमती थी, ऋतुमती के बाद में निषेचन हो गया, निषेचन होने के बाद में सद्यो ग्रहित गर्भा हो गई, तुरंत जिसने गर्भ को धारण किया ही है। अब जैसी 1 2 3 4 मंथ बीतेंगे उसको बोलते हैं व्यक्त गर्भा। अब अपने गर्भ के साथ में कुछ लक्षणों को व्यक्त करेगी। क्या लिखा है? आर्तव ए दर्शन। जब तक प्रेगनेंसी रहती है ब्लीडिंग नहीं होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहता है, पूरे 9 महीने ब्लीडिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से अब अपरा बन चुकी है। अपरा जो है वो आर्तव के ब्लॉक होने के कारण बनी है, इसलिए ब्लीडिंग जीरो। आर्तव ए दर्शन। आस्यम स्त्रवणम, मुख के अंदर से पसीना, बोले तो पानी की तरफ पसीना टाइप जल की तरह पानी निकलेगा। क्यों? ये भी कफ को बढ़ने के लिए हेल्प कर रहा है। अन्न अभिलाषा, भोजन की इच्छा कम होती है। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो सीक्रेशन ज्यादा होता है, वो बॉडी के अंदर मॉर्निंग सिकनेस या वॉमिटिंग करता है पहले 3 महीने के अंदर, इसलिए अन्न की अभिलाषा नहीं होगी। और छर्दी, आरोचक, ये सब लक्षण आपको कफ के दिखेंगे क्योंकि प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा है। अम्ल कामता, अम्ल रस गर्म होता है ठंडा होता है? ठंडा। अम्ल रस गर्म गरम होता है ठंडा होता है? गरम 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 अम्ल रस पित्त को बढ़ाएगा या कम करेगा? पित्त को बढ़ाएगा सर। को बढ़ाएगा होता है सर, सर, बढ़ाएगा और जो सर। पित्त को बढ़ाए, जो पित्त को बढ़ाएगा वो ठंडा होगा गर्म होगा? गर्म। गरम गरम होगा सर। गर्म होगा। अम्ल उष्ण रस है, और अम्ल रस जो होता है, याद रखना ये अम्ल कांता क्यों है? गर्भिणी अम्ल रस को खाने की इच्छा करेगी। समझना, बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर साइंटिफिक। अम्ल रस की प्रेजेंस के अंदर जो है वो आयरन का अवशोषण होता है बॉडी के अंदर। आयरन बॉडी में तभी अवशोषित होगा जब पेट का जो पीएच है वो अम्लीय है, इसलिए अम्ल कांता है। क्योंकि गर्भिणी में नेचुरली हीमोग्लोबिन की कमी देखने को मिलती है शुरू के 6 7 8 महीने में, इसलिए अम्ल रस खाएगी। क्योंकि पेट में जितनी अम्लता जाएगी उतना आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, इसलिए अम्ल रस का खाने की इच्छा हो रही है नेचर के द्वारा। डबल स्टार मार्क करिए। उच्च व निम्न भावों की आकांक्षा, थोड़ा सा मूड स्विंग भी होगा। गुरु गात्र हो जाएगा, चक्षु में ग्लानी हो जाएगी, ओष्ठ या स्तन के अंदर कर्षण मंडल हो जाएंगे, थोड़ा सा इसको याद रखना है। स्तनों के अंदर छीर की उत्पत्ति हो जाएगी, हाथ पैरों में सूजन आ जाएगी, और शरीर में रोम राजी की उत्पत्ति हो जाएगी, और योनि का विस्फारण होना शुरू हो जाएगा चाइल्ड डिलीवरी के लिए। ये है व्यक्त गर्भा। ऋतुमती पीन प्रसन्न वदना, गते पुराणे रजसे नवय च अवस्थितम, वो तो था ऋतुमती। फिर हमने पढ़ा था निष्टिविका गौरवम अंगमर्दे श्रमो ग्लानी पिपासा, वो था सद्यो ग्रहित, तुरंत गर्भिणी हुई है। फिर हमने पढ़ा व्यक्त गर्भा, 3 4 5 6 महीने बाद जो गर्भ को व्यक्त करेगी। स्तनियोर कर्षण मुक्ता, अब आइए सुश्रुत के ऊपर। स्तन के ऊपर कर्षणता आ जाती है। अक्षी पक्षम आदि जो है वो सम्मिलियते, ये अक्षी पक्षम जो है वो सब टूटने शुरू हो जाते हैं, हटने शुरू हो जाते हैं थोड़े से। अकस्मात छर्दी आ सकती है, मैंने बताया मॉर्निंग सिकनेस शुरू के 3 महीने में होता है। और गंध आदि भी उसको द्वेष होने लग जाती है, थोड़ा सा मूड स्विंग्स होते हैं पेशेंट के अंदर या स्त्री के अंदर। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, ये भी जो है वो व्यक्त गर्भा का लक्षण है। और वाग्वट भी लगभग वो चीज बोलता है जो चरक सुश्रुत बोलता है। तो अच्छी चीज इसको याद रखना है। ये लक्षण दे के पूछ लेते हैं कौन सी साइकिल के अंदर स्त्री अभी चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट आइए पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार, अब हम बात कर रहे हैं पुंसवन संस्कार के बारे में।
पुंसवन संस्कार का मतलब है पुमानम सूयते अनेन इति पुंसवनम, जिस कर्म के द्वारा स्त्री का परिवर्तन या पुरुष का परिवर्तन कराया जाता है। ये एक ब्रॉड टर्म है, इसका मतलब परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन क्लियर कट डिफाइन नहीं करता इस डेफिनेशन को। पुंसवन संस्कार का भी वही मतलब होता है। कई बार क्या होता है, शिशु के अंदर जेनेटिक या क्रोमोसोमल दिक्कतें जो है वो पुराने समय में तो पकड़ में आती नहीं थी, गर्भोदक का जो है वो टेस्ट हुआ करता नहीं था, एमनियोटिक फ्लूइड की स्टडी कर नहीं सकते थे। तो हमारे पास एक ही काम था कि हम उसको आहार विहार या मंत्रों से या मान लो यज्ञों के मदद से, जो शरीर में अगर कोई भी जेनेटिक डिफॉर्मिटी अगर वैसे तो अगर हो या नहीं हो हमें पता नहीं था, लेकिन ना हो उसके लिए हम कुछ कर्म करते थे जिसको हम पुंसवन कर्म करते हैं। और ये कर्म तब तक ही काम करते थे जब तक पुरुष या स्त्री गर्भ में दिखने नहीं लग गए, और वो समय होता है 2 महीने से पहले पहले। अभी हम आगे बात करेंगे। 2 महीने से पहले पहले इस काम को कर लेना है, जिससे अगर बॉडी में कोई भी गुणसूत्रीय व्याधि अगर हो भी या उसका अंश भी हो वो भी खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं पुंसवन कर्म। ये पुत्र से स्त्री, स्त्री से पुत्र, इस चीज को इससे कोरिलेट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है लिंग भेद का निर्णय। रक्त से, या हम बता दिया, रक्त ज्यादा है, आर्तो ज्यादा है तो स्त्री, और अगर जो शुक्र ज्यादा है तो पुरुष, वो चीज लिखिए। पुंसवन का काल देखिए, ये क्वेश्चन आएगा 2 मास तक गोला मार, इसके बाद में कोई हमारे हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में पुरुष और स्त्री का पूरा शरीर बन के तैयार हो जाता है, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गुण सूत्र का जो काम है वो 2 महीने से पहले पहले ही आपको चेंज कर सकते हो। पुंसवन संस्कार को पुष्य नक्षत्र में करते हैं, जैसा कि आप स्वर्ण प्राशन कराते हो आजकल। तो ये याद रखना है, पुंसवन संस्कार 2 महीने पहले ही होता है। बोले तो 1 महीना, 1.25 महीना, 1.5 महीना उसके पहले पहले, या 2 से पहले पहले। कैसे देखो, और क्या लिखा है नीचे, चरक ने क्या बोला है, भावों के व्यक्त होने से पहले, स्त्री पुरुष के भाव व्यक्त होने से पहले काम कर दो। पुरुष और सुश्रुत क्या बोलता है, लब्धे गर्भे, लब्धे गर्भे का मतलब यही है स्त्री पुरुष का विभाजन होने से पहले ये काम कर दो। वाग्वट क्या बोलता है, अव्यक्त प्रथमे मासी, और पहले मास के अंदर जब मामला अव्यक्त चल रहा है, पुरुष है कि स्त्री है कुछ पता नहीं लग रहा है, उसी समय में इस काम को कर दो, ठीक है। उसके अंदर पुंसवन मतलब तो 2 महीने से पहले पहले। अन्य आचार्य भी बोलते हैं 12 रात्रि तक, या कोई नहीं पूछेगा छोड़ दो उसको, 12 रात्रि तक या युग्म तिथियों में छोड़ दो। पुंसवन संस्कार में करते क्या, थोड़ा मोटा मोटा इसको देख लेते हैं। पुंसवन संस्कार के अंदर क्या करते हैं, लक्ष्मणा, वटसुंग, सहदेवी, ये सब ड्रग के नाम है। इन औषधियों को लेकर गाय के दूध में इसको पीसते हैं, और 3 से 4 बूंद राइट नासा के अंदर स्त्री में डाल देते हैं। गोड़ा मारी, ये क्वेश्चन कई बार आता है। स्त्री के नासिका में कितनी बूंद डालेंगे औषधि सिद्ध दूध की, 3 से 4 बूंद गोड़ा मारी, 3 to 4 ड्रॉप्स, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट है वाग्भट। वाग्भट बोलता है स्वर्ण रजत लोहा का एक पुतला बनाओ, उस पुतले को अग्नि को तपाओ, उसको दूध में बुझाओ, उस दूध को 1 अंजलि मात्रा में पीना चाहिए, और गौरदंड, अपामार्ग, जीवक, ऋषभक आदि किसी भी एक को पीसकर पीना चाहिए। सवेत वृति मूल को नासापुट के अंदर, अगर पुत्र चाहिए तो राइट में, पुत्री चाहिए तो लेफ्ट के अंदर डालना चाहिए, छोड़ दीजिए। लक्ष्मणा को दूध के साथ बोला गया है, वटसुंग को दूध के साथ बोला गया, नासा के अंदर डालना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस कुल मिला के 3 से 4 बूंद राइट नासा में डालना है सुश्रुत के अनुसार। चरक के अंदर आइए। गौशाला में उत्पन्न जो बरगद का वृक्ष है उसके उत्तर और पूर्वी दिशा में मुख वाले 2 शुंग लेके आने हैं, फिर गौर सरसप आदि और सरसप को दही में डालकर पुष्य नक्षत्र के अंदर पीना है, ठीक है। आटे का जो है वो शिलापिष्ट आटे को लेकर पानी में पकाना है, उसकी भाप से स्त्री को सूंघ कर फिर आटे के उसको फहा से गर्दन नीचे दाहिने गोला मारो राइट नासा के अंदर स्त्री के अंदर नशे को डालना है। कितना डालना है चरक ने नहीं बताया है, इतना ही बोला है कि राइट नासा के अंदर जो चावल के आटे से बनी हुई जो थी, उससे बनी हुई जो जल से हमें उस फाहे को निचोड़कर नासा के अंदर राइट में डालना है, बस इतना याद रखना है। बाकी जीवक ऋषभक आदि का कल्क लेकर बहुत सारी विधियां दी, इसमें छोड़ दो। कुडिया कीट, एक प्रकार का एक कुडिया कीट, छोटा सा कीट नुमा कोई आकृति होती है, कुडिया कीट, उसको बोला है 1 अंजलि जल में डालकर पीने के लिए। हल्का से इसको भी चिन्ह मार दो, बाकी इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट आइए।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके अंदर, नेक्स्ट हो जाइए इसके अंदर, हमने बात की थी गर्भ उत्पादक भाव। ये गर्भ उत्पादक भाव हमने फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ लिया था। तुम मुझे बताओगे, अब देखता हूं, पूछता हूं किसको याद है। पुरुष के अंदर नख, केस, लोम कौन से भाव थे, माता या पिता? पित्रज भाव सर। पुत्रज भाव। याद आ रहा है? हार्ड जितने भी ऑर्गन है पिता, सॉफ्ट ऑर्गन है माता। याद आ रहा है मामला फिजियोलॉजी? जी सर। ये सब फिजियोलॉजी में टेबल मैंने क्लियर करवाई थी आपको। गर्भ उत्पादक भाव जो 6 है, ठीक है, ये वापस वो रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट डब्बे पर आइए, इसके अगला डब्बा। हमेशा याद रखना, राइट जो होता है, राइट, वो हमेशा पुरुष के लिए होता है। लेफ्ट जो होता है वो हमेशा स्त्री के लिए होता है। याद रखना हमेशा, ये आगे भी आएगा। तो अगर कोई स्त्री, ढंग से समझना, अगर कोई स्त्री, ये हम भ्रूण की जो लिंग है उसका पता कर रहे हैं स्त्री के लक्षणों से, ठीक है। अगला डब्बा जो इसी के नीचे वाला डब्बे की बात कर रहा हूं। अगर कन्या संतान होगी तो स्त्री कैसा लक्षण को प्रकट करेगी, पुरुष संतान होगी तो स्त्री कैसे लक्षण को प्रकट करेगी, समझ लेना ढंग से इसको। अगर स्त्री वाम से चेष्टा कर रही है, बोले तो लेफ्ट, स्त्री वाम से पहला पैर को रख रही है, वाम पैर को पहले बढ़ाती है, वाम स्तन के अंदर पहले चीर आता है, और लेफ्ट 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 अगर बोला जाए तो हमेशा स्त्री होगी, पुरुष? स्त्री। 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 और अगर दक्षिण पैर से चल रही है, दक्षिण अंग की चेष्टा कर रही है, राइट स्तन में पहले चीर आ रहा है, राइट पैर को पहले आगे ले रही है, तो राइट 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 राइट, पुत्र या स्त्री? पुत्र। 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 तो देख लो वही चीज लिखी है, वाम अंग चेष्टा, पुरुष आर्थिनी स्त्री। इस पे दूसरे पे गोड़ा मारो, पुरुष की इच्छा करने वाली स्त्री। बोले तो अगर कोई स्त्री है वो पुरुष की इच्छा कर रही है, इसका मतलब गर्भ में उल्टा होता है, स्त्री जन्म ले रही है। बात समझ में आ रही है? जो इच्छा करती है उसकी इच्छा हमेशा विपरीत होती है, विपरीत लिंग की तरफ इच्छा होती है। तो विपरीत इच्छा कर रही है, इसका मतलब गर्भ के अंदर स्त्री है। पुरुष आर्थिनी मतलब गर्भ में स्त्री है। तो देख लो स्त्री का लक्षण है। स्त्री के वाम कुक्षी में उभार आ रहा है तो वाम हो गया, बोलने की जरूरत नहीं है। आप देखो आगे लिखा न च व्रत गर्भा, इसको थोड़ा सा समझ, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तुम मुझे बताओगे परीक्षा के अंदर, एग्जाम के अंदर, या जनरल जो एग्जाम होते हैं 10वीं 12वीं दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कक्षा के अंदर, अंडा सबसे ज्यादा कौन लेके आता है, लड़का या लड़की? अंडा 0। सबसे ज्यादा अंडे किसके आते हैं कॉपी के अंदर? सर किसके आते हैं? पुरुष। पुरुष पढ़ते नहीं है, पुरुष पढ़ते नहीं है। पुरुष के अंडे अंडे आते हैं 0 0 0 0। केमिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में 0 0 लेके आते हैं। तो अंडे जो होते हैं वो पुरुष के होते हैं 0, बोले तो पढ़ते नहीं है। तो क्या लिखा स्त्री में, देखो, न चे व्रत गर्भा। व्रत का मतलब क्या होता है? गोल। स्त्री का पेट गोल नहीं होगा। मतलब अगर स्त्री का पेट को आप देखोगे तो उसका पेट गोल नहीं होगा। इसका मतलब पेट के अंदर कौन है, स्त्री है पुरुष? स्त्री। स्त्री सर। स्त्री है। और अगर मैं बोल दूं उसका पेट व्रत है, गोल है, अंडा है, तो कौन है पेट के अंदर? पुरुष। परीक्षा में अंडा लाता है वो है अंदर, कौन है? नहीं समझ में आ रही बात? अगर स्त्री के पेट को ऊपर से देखा जाए गर्भिणी के, और गर्भिणी का पेट अगर गोल लग रहा है तो अंदर पुरुष है कि स्त्री? पुरुष। पुरुष सर। अरे गोल अंडा पुरुष है सर। पुरुष। पुरुष, क्योंकि पुरुष अंडा लेके आता है कापी में। अगर पेट अंडाकार नहीं दिख रहा है, न च वृत्त गर्भा, इसका मतलब पेट के अंदर कौन है? स्त्री। कोई डाउट है किसी को? हाँ तो गोला मारो, न च वृत्त गर्भा, स्त्री। और अगर अंडा है, पूरा पेट गोल दिख रहा है, इसका मतलब अंदर अंडा बैठा है, कौन? पुरुष। तो गोला मारिए इसको। और राइट हैंड साइड के अंदर दक्षिण 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 सब लिखा है। दक्षिण स्तन में दक्षिण अंग से चेष्टा, दक्षिण पैर को आगे रखेगी, दक्षिण स्तन में सबसे पहले चीर आएगा। नेक्स्ट है ये नीचे, वागवट क्या बोलता है देखो। वागवट वही चीज है, वो जो मैंने अभी समझाया वही वागवट के अंदर आएगा। अब मैं पूछूंगा उत्तर आप दोगे। दक्षिण स्तन में चीर आ रहा है, दक्षिण चेष्टा कर रही है, तो कौन होगा बताओ फटाफट?
पुत्र पुरुष सर पुरुष पुरुष पुत्र, ठीक है। और आगे देखो, आगे लाइन में क्या लिखा है वाग्वट की, आगे देखो क्या लिखा है, दक्षिण कुक से गर्भेच परिमंडल, मंडल गर्भ दिख रहा है। मंडल मतलब क्या होता है? मंडल मतलब पुरुष पुरुष इसको गोल गोल। और अगर गोल गर्भ मंडल। मंडल दिख रहा है तो अंदर कौन बैठा है? गोल। कौन? पुरुष 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 बैठा है। तो ये पुरुष की लाइन है, ठीक है, ये पुरुष की लाइन है। नेक्स्ट आइए कन्या। कन्या में लिखा है इसके विपरीत, तो इसके विपरीत जो है वो कन्या हो जाएगी, बोलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आइए काश्यप। काश्यप जबरदस्त इंपॉर्टेंट। काश्यप बोल रहा है कि पुत्र की उत्पत्ति होगी तो योनि में से गिलोय के समान काढ़े का स्त्राव निकलेगा। गोला मारना अच्छी तरह से। गिलोय को तंत्री भी बोलते हैं, तंत्री गिलोय का पर्याय है। चक्कर लक्षणिका, छिन्न रुहा, अमृता, गिलोय, गुड़ुची, तंत्री, तो तंत्री के समान स्त्राव निकलेगा। और पुत्री अगर होगी तो किंसु कोदक के समान स्त्राव निकलेगा। इससे पहले किंसु कोदक कहां पढ़ रहे थे? देखते कौन बताता है। अभी पढ़ा, एक दो दिन की पहले। किंसु कोदक कहां पढ़ा था? या पढ़ा भी नहीं पढ़ा? ये भी बता दो। नहीं पढ़ा तो ये बोल दो नहीं पढ़ा। मेरे को तो याद आ रहा पढ़ा था। किसके लक्षण में पढ़ा था किंसु कोदक? पुलाव, पुलकाओदक, किंसु कोदक। योनिस्राव। वातज प्रदर के अंदर पड़ा था, याद आ रहा है? चरक का किंसुकोदक प्रतिकासम, किंसुकोदक प्रतिकासम वातज प्रदर का लक्षण है चरक का। और पुलाव कैसे याद किया था? पुलाव से क्या बढ़ता है? कफ। तो कफ। कफज योनि, हाँ, कफज प्रदर का लक्षण था पुलकाओदक संकाशा। कुछ याद आ रहा है? याद रखना है पुराना जो प्रदर हमने पढ़ा था। तो इसके अंदर क्या लिखा देखो, पुत्र की उत्पत्ति होगी तो गिलोय के समान स्त्राव निकलेगा, ये तंत्री याद रखना है। और पुत्री होगी तो किंसु कोदक के समान स्त्राव निकलेगा। कैसे याद करें? पुरुष और स्त्री में कंत्री कौन होता है? कंत्री, कंत्री बोलते हैं ना, जो बिल्कुल वो होता है, क्या कहते हैं, शरारती। कंत्री कौन होता है? पुरुष। पुरुष तो कंत्री को कंत्री याद रखो, पुरुष कंत्री होता है, तो कंत्री तंत्री पुरुष होगा। आगे बात समझ में? तो जिस लाइन के अंदर तंत्री लिखा है उसको कंत्री याद रखो। कंत्री होता है पुरुष, कंत्री। बोलो तो इधर का इधर जोड़ दिया, इधर का इधर भाग गया, इधर का इधर उल्टा कर दिया, फेंक दिया, टेढ़ा कर दिया, बोलो तो बिगाड़े बिगाड़े करता है। तो कंत्री होता है पुरुष, तो कंत्री बोलो तो पुरुष। और किंशुकोदक स्त्री हो जाएगा। ये होता है काश्यप। नेक्स्ट आइए नीचे बात करें यमक और नपुंसक। सुसु, अब इसको ढंग से समझना। यमक, सुश्रुत कहता है अगर कुक्सी बीच में से निम्न मुड़ी हुई है और द्रोणी की आकृति की, अभी मैं डायग्राम बताऊंगा, तो होगा यमक गर्भ की उत्पत्ति। वाग्वट बोलता है कुक्सी दोनों पार्श्व से उठी हुई है। और चरक बोलता है रोम राजी का निम्न होना। कोई दिक्कत नहीं है, दो याद रखो ऊपर के। नपुंसक के अंदर आओ, कुक्सी दोनों भाग से अवनत है, उधर आगे की ओर निकला हुआ है। वाग्वट बोलता है कुक्सी मध्य भाग से उन्नत है। मेन आओ यमक के अंदर। अब देखो ढंग से, उसको मैं आपको डायग्राम समझा रहा हूं, ढंग से समझना इसको। अगर ये एब्डोमन है स्त्री का, मान लो ये पेट है, ये कुक्सी है। अगर उसके कुक्सी ऐसी दिख रही है, दोनों भाग से उठी हुई, इसका मतलब पेट के अंदर कितने शिशु हैं? दो सर दो। ये नौका दिख रही कि नहीं दिख रही? नाव। जी सर तो देख लो क्या द्रोणी मतलब नाव होती है, ये द्रोणी है। अगर कुक्सी द्रोणी की तरह है और इसके क्या है देख लो, दोनों पार्श्व से उठी है, यहां से भी उठी है और यहां से भी उठी है, इसका मतलब यम है अंदर। बोले तो ट्विंस डिलीवरी होगी, यमक। ठीक है, याद रखना है, बस इतना याद रखो और कुछ नहीं आएगा। क्लीब या नपुंसक याद रखने की आवश्यकता नहीं, उसमें दोनों भाग से बोले तो मध्य बीच में से उन्नत है। कोई नहीं पूछेगा, छोड़ दो। नेक्स्ट है गर्भाशय में गर्भ की स्थिति, थोड़ा सा देख लेते हैं। गर्भ जो होता है वो गर्भाशय में उल्टा होता है। बोले तो सिर होता है वो नीचे की तरफ होता है, पैर ऊपर की तरफ होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो गर्भ का मुंह होता है वो माता की रीढ़ की तरफ होता है, पीछे की तरफ। स्थिति समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? सिर नीचे और गर्भ का मुंह माता की रीढ़ की तरफ होता है, पीछे। डायग्राम बनाने की आवश्यकता है?
स्थिति क्लियर हो गई सबको? जी। तो डायग्राम उल्टा कर दो गर्भ को, उल्टा कर दो गर्भ को और उसका मुंह कर दो पीछे की तरफ, बोले तो रीढ़ की तरफ। हो गया क्लियर गणित? तो क्या लिखा है? सुश्रुत, आ भुग्नो अभिमुखे, हाथ पैरों को जिसने मोड़ लिया है, शिशु अंदर हाथ पैर को मोड़ लेता है, सेते गर्भाशय स्त्री हो और स्त्री के गर्भाशय में लेटा है, उसको जो है वो गर्भाशय में उसकी स्थिति बताते हैं। आ भुग्नो अभिमुखे। चरक क्या बोलता है? गर्भस्तु खलु मात्रे पृष्ठ अभिमुख, माता के पीठ की तरफ उसका मुख है। हो गया मामला। ऊर्ध्व सिरा, जिसका सिरा या जिसका सिर थोड़ा उठा हुआ है, तो उल्टा सिर तो नीचे है लेकिन सिर थोड़ा उठा हुआ है, और संकुचायते अंगे, पूरे अंगों को संकुचित करके कुक्षी के अंदर लेटा है। ये गर्भ की स्थिति बोलता है चरक। और वाग्वट भी वही बोलता है, गर्भस्तु मातु पृष्ठाभिमुख, उसका मुंह जो है वो स्त्री के पीठ की तरफ है। और एक टुकड़ा ये बड़ा इंपॉर्टेंट बोलता है, वही टुकड़ा कई बार आता है, कृतांजलि। कृतांजलि वाग्वट ने ही बोला है। और कृतांजलि का मतलब है बंद हाथ, जो हाथ आप प्रणाम करते हो, प्रेयर कैसे करते हो प्रणाम, उसको बोलते हैं कृतांजलि, प्रेयर पोजीशन, हाथ को जोड़ते हो जिसके अंदर। कृतांजलि मतलब अंजलि को हाथ जोड़े हुए मुद्रा के अंदर गर्भ जो है वो उसके अंदर पड़ा है, कुक्षी के अंदर। ये बोलता है संकुचित अंग के साथ वाग्वट। सीधा क्वेश्चन आएगा, गर्भ की स्थिति कृतांजलि किस आचार्य ने बोली है? बोलो फटाफट। वाग्भट। वाग्वट। बस ये याद रखना है, बाकी वो चरक का बोलता है पूरा, पृष्ठाभिमुख सब वही बोलता है। नेक्स्ट आइए, अपरा गर्भाशय के ऊपर जुड़ा होता है। बताइए आपको, अपराशय से गर्भाशय जुड़ा है और गर्भाशय का एक छोर अपरा का गर्भाशय से जुड़ा है, एक छोर स्त्री के गर्भ की नाभि से जुड़ा है। नॉर्मल चीज। चरक के अनुसार गर्भ का पोषण जो होता है, वो गर्भ का पोषण जो होता है किससे होता है? माता के रसवाहिनी नाड़ियों के उपस्नेह और उपस्वेद से। उसके अंदर से जो नाड़ियों में से उपस्नेह और उपस्वेद निकलता है, उससे पोषण होता है। सुश्रुत बोलता है माता के गर्भ से उपस्नेह से, ओनली उपस्नेह बोलता है। बस आएगा कुछ नहीं, थोड़ा सा मोटा मोटा देख लो, और ये आएगा पक्का 100 स्टार इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आएगा, गर्भ का पोषण कौन से न्याय से होता है? ये न्याय आपको एक टॉपिक बच गया, मैं आपको कराऊंगा। केदारी कुल्या न्याय, डबल स्टार क्या, इसको तो 1000 स्टार मार्क कर देना, और इसको क्वेश्चन अभी लिख लो, आउट है ये, पक्का टपकेगा क्वेश्चन। सीधा क्वेश्चन आएगा, गर्भ का पोषण शरीर में कैसे होता है? केदारी कुल्या। कैसे याद रखोगे? डायग्राम पर आओ फटाफट। ये आपका खेत है, ये खेत के अंदर एक नाली जा रही है, सबको दिख रहा है नाली? जी सर। इस नाली में से छोटी छोटी नालियां और लगी है। ऐसे ही गर्भ का पोषण होता है। रस आया यहां से, उसके बाद में यहां चला गया हाथ के अंदर, ये पैर के अंदर, ये सिर के अंदर, ये गर्दन के अंदर, ये नासा के अंदर, ये मुख के अंदर, ये गुदा के अंदर, ऐसे ये पूरा ऐसा पोषण होता है। ये एक केदारी चल रही है, ये बहुत सारी कुलिया 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 कुलिया। तो केदारी कुलिया न्याय जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, 100 स्टार मार्क। सीधा सवाल आएगा, केदारी कुलिया बोले तो गर्भ का पोषण कौन से न्याय से होता है? न्याय का मतलब है एक प्रिंसिपल जो समझाता है कि गर्भ में या आहार का पोषण कैसे होता है, तो ये एक न्याय है। और भी न्याय होते हैं बहुत सारे, बात करेंगे।